हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की और उन्हीं के नाम के आधार पर इस संरचना को नाम दिया गया है। कोशिका का ये भी एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इसके अंदर विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं। लाइसोसोम का निर्माण भी इस कोशिकांग के द्वारा होता है, यानी एक कोशिकांग जो दूसरा कोशिकांग बनाता है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक और सेल ऑर्गेनेली, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी खोज की, नर्व सेल में खोज की। किस एनिमल की नर्व सेल? कैट और ऑल की, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, और नाम दिया इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। इस रेटिकुलर के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है। इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम है। इसको लिपोकोंड्रिया भी कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट्स में लोकलाइज्ड नहीं है, डिफ्यूज्ड है। ये सिस्टर्नी छितरी हुई है, एक जगह नहीं है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में भी है और सेंट्रोसोम के पास भी है, यानी सेंट्रोसोम के पास स्थित होता है। और इसकी क्या वजह है वो अपन बात करते हैं अभी। ये एक इकाई कला से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसकी भी 3 संरचनाएं हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। सिस्टर्नी को तो अपन समझ चुके हैं, सिस्टर्नी किनको कहते हैं। लेकिन ईआरकी सिस्टर्नी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में जो डिफरेंस है वो अपन बात करते हैं। ईआरकी सिस्टर्नी पर राइबोसोम पाए जाते हैं, गोल्जी सिस्टर्नी पर राइबोसोम नहीं होते। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इनके जो किनारे फूले हुए नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के किनारे फूले हुए हैं। और तीसरा, इनका जो कर्वेचर है वो न्यूक्लियस के हिसाब से है। इनका जो कॉनकेव फेस है वो न्यूक्लियस की तरफ है, जबकि इनका कॉन्वेक्स फेस, उत्तल भाग इनका न्यूक्लियस की तरफ है। यहां पर ये जो इसका भाग है ये सिस फेस कहलाता है। सबसे नई सिस्टर्नी ये है। ये सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं इसको। और सबसे पुरानी सिस्टर्नी ये है, इसको ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। छोटी छोटी संरचनाएं इकाई कला से घिरी हुई वो वेसिकल्स हैं, और बड़ी संरचनाएं वैक्यूल्स हैं। ये लाइसोसोम्स बनेंगे। ये यहां सिस्टर्नी की संख्या 3 से 8 हो सकती है। अपने 3 बनाई है, लेकिन 8 तक हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि सिक्रेटरी ऑर्गेनेल कौन सा है, स्राव का अंगक कौन सा है, कौन सा कोशिकांग सेल सिक्रेशन में इंपॉर्टेंट है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो। अपन ने यहाँ पर 2 सिस्टर्नी बनाई है। 2 सिस्टर्नी के बीच की जगह, ये जो बीच का गैप है, स्थान है, वो 200 to 300 एंगस्ट्रॉम। अपन एक सिस्टर्नी को देखें तो उसमें कितना स्थान है, कितना गैप है 2 मेम्ब्रेन के बीच में। एक सिस्टर्नी के अंदर कितना स्थान है, वो है 100 to 150 एंगस्ट्रॉम। अपन इनकी मेम्ब्रेन की ओर बात करें तो इनकी मेम्ब्रेन के लिए जो सेंटेंस काम में लिया हुआ है वो है, देयर मेम्ब्रेन इज फेनेस्ट्रेटेड, देयर मेम्ब्रेन हैज फेनेस्ट्रा। इसकी मेम्ब्रेन पर, फेनेस्ट्रा का मतलब गवाक्ष, खिड़कियां। इनकी मेम्ब्रेन पर खिड़कियां पाई जाती है, मतलब खुली हुई है कई जगह से। ये फिर सिस्टर्नी के बीच में यहां पर किनारों पर रेटिकुलम भी पाया जाता है, नलिकाओं का जाल भी पाया जाता है। तो फेनेस्ट्रा पाया जाता है, रेटिकुलम पाया जाता है। अपन एंजाइम की बात करें तो इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होने वाली क्रियाओं में एक प्रमुख क्रिया ग्लाइकोसाइलेशन है। और ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट का जोड़ना, ग्लाइकोसाइलेशन। तो म्यूकोप्रोटीन्स बनती है। दूसरा है फॉस्फेट का जोड़ना, फॉस्फोराइलेशन।
तीसरा है सल्फेट का जोड़ना, सल्फेशन। तो प्रमुख एंजाइम जो पाए जाते हैं उनमें ग्लाइकोसाइलेशन, सल्फेशन और फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। और दूसरा, इन क्रियाओं के द्वारा एंजाइम बनते हैं लाइसोसोम के, तो इनके अंदर भरे रहते हैं जो बाद में भर दिए जाएंगे वेसिकल और वैक्यूल्स में, लाइसोसोम के एंजाइम के पूर्ववर्ती रूप। इन सिस्टर्नी के सिरों से, किनारों से, जो फूले हुए भाग हैं वहां से, बडिंग से, मुकुलन से, जैसे यहाँ पर एक भाग फूले और बाद में फिर एक वेसिकल के रूप में अलग हो जाए, तो मुकुलन से या बडिंग से तो बनती है वेसिकल। और किसी सिस्टर्नी में जैसे मान लो इसके दो भाग हो जाएं या पूरी की पूरी छोटी सिस्टर्नी, उसके अंदर स्रावित होने वाले पदार्थ भर जाएं और वो गोलाकार हो जाए, तो बड़ी सी संरचना बनी, इसको वैक्यूल कहते हैं। तो वेसिकल और वैक्यूल दोनों सिस्टर्नी से ही बनते हैं। अब अपन वो बात समझते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में सेंट्रोसोम क्यों पाया जाता है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेंट्रोसोम के पास में क्यों पाई जाती है। तो सेंट्रोसोम का काम है माइक्रोट्यूब्यूल को कोऑर्डिनेट करना। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या माइक्रोट्यूब्यूल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कहते हैं सेंट्रोसोम को। ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी सूक्ष्म नलिकाएं बनाता है सेंट्रोसोम, और इन सिस्टर्नी को व्यवस्थित रखने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है। यदि किसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल को नष्ट कर दें तो ये सिस्टर्नी डिस्पर्स हो जाएंगी, इसलिए ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी सेंट्रोसोम के पास पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सिक्रेटरी ऑर्गेनेली कहा जाता है, स्राव का कोशिकांग कहा जाता है। उन कोशिकाओं में जो सिक्रेशन का काम करती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स खूब विकसित होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सेल के ट्रैफिक का कंट्रोल का चीफ कहा जाता है, चीफ ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द सेल। किस तरह से काम करता है ये, क्या करता है काम, इसको इस तरह से समझते हैं। वहाँ से बात शुरू करते हैं अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम जुड़े हुए हैं, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनी, ये प्रोटीन सिस्टर्नी में प्रवेश करती है। तो सिस्टर्नी एक फैक्ट्री है जो प्रोटीन को काम करने लायक बनाती है। काट छांट होती है इसमें, और उस काट छांट के द्वारा कुछ प्रोटीन तो काम करने लायक हो जाती हैं, और जो काम करने लायक हो जाती हैं उनको वेसिकल में बंद करके टारगेट साइट तक भेज दिया जाता है। और इन प्रोटीन के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कोई भूमिका नहीं है, ये सीधे काम करने लायक बन गई। लेकिन बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं जिनका प्रोसेसिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए इनको दूसरी फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा, और वो दूसरी फैक्ट्री है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन प्रोटीन को वेसिकल में बंद करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भेजा, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी से वेसिकल फ्यूज हो गई और अपने पदार्थों को गोल्जी सिस्टर्नी को दे दिया, और इनकी मेम्ब्रेन गोल्जी सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन में ही शामिल हो गई। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में इनकी फिर प्रोसेसिंग होती है, कुछ भाग हटाए जाते हैं, कुछ भाग जोड़े जाते हैं। अब इनमें से वो भाग भी जोड़े जाते हैं जो प्रोटीन नहीं है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जोड़ा जाता है, जैसे सल्फेट समूह जोड़ा जाता है, जैसे फॉस्फेट समूह जोड़ा जाता है। इसको अपन ग्लाइकोसाइलेशन, सल्फेशन, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इतना होने के बाद में अब ये प्रोटीन काम करने लायक हो गई, अब वो जाइमोजन के रूप में बदल गई, और इन प्रोटीन को बंद कर दिया जाता है या तो वेसिकल में या वैक्यूल के अंदर। इसको पैकेजिंग कहते हैं, अपन पैकेजिंग कहते हैं या पैकिंग कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक भेजना है वहाँ पर तक इसको किसी खास तरह के पैकेट में बंद करके भेजा जाएगा, और वो पैकेट है वेसिकल या वैक्यूल, और उनको फिर टारगेट साइट तक भेज दिया जाएगा। इस प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। और अब अपन एक एक करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस को दूसरी तरह से भी पढ़ते हैं। पहली बात की अपन ने कि स्राव का कोशिकांग है, और स्राव करने वाली कोशिकाओं में खूब विकसित होता है ये। अपन ने बात की कि एंजाइम के पूर्व रूप जाइमोजन कहते हैं, एंजाइम के वो रूप जो भी काम करने लायक नहीं है किसी खास परिस्थिति में, जैसे किसी खास पीएच पर काम करेंगे वो, तो जब काम करेंगे तब तो एंजाइम है, इससे पहले जाइमोजन है। तो जाइमोजन तथा प्रोटीन का स्राव ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है। फिर म्यूकोप्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर म्यूकोप्रोटीन है, इनको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। जैसे म्यूकस है, श्लेष्मा, हमारे श्लेष्मा को स्राव करने वाली कोशिकाएं, उनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को विकसित होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन रिसाइक्लिंग। जैसे अपन ने बात की कि जो वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए वो गोल्जी सिस्टर्नी से जुड़ गए, फिर गोल्जी सिस्टर्नी ने वेसिकल्स बनाए वो सेल मेम्ब्रेन से जाके जुड़ गए, सेल मेम्ब्रेन से फूड वैक्यूल बना तो वहाँ से मेम्ब्रेन निकली, वो लाइसोसोम का भाग बन गई। तो इस प्रकार मेम्ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मेम्ब्रेन किसी खास कोशिकांग की स्थिर होकर नहीं रहती। माइटोकॉन्ड्रिया की बात छोड़ दें अपन, तो मेम्ब्रेन का एक कोशिकांग से दूसरी कोशिकांग में पहुंचना ये मेम्ब्रेन रिसाइक्लिंग कहलाता है और इम्पोर्टेंट कोशिकांग है इस काम के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्लांट सेल्स की बात करें अपन तो प्लांट सेल्स में ये प्लांट सेल है, इसमें यहाँ डिवीजन हो रहा है इस प्लेन में। तो टीलोफेज में फिर इसमें सेल प्लेट बनती है इस जगह पर, और सेल प्लेट बनाने में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का योगदान है। फिर अपन ने बात कर ली है तो ग्लाइकोसाइलेशन, सल्फेशन और फॉस्फोराइलेशन, इन समूहों का जुड़ना, ग्लाइकोसाइलेशन में कार्बोहाइड्रेट का, सल्फेशन में सल्फेट का और फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट समूह का जुड़ना, ये क्रियाएं हैं। लाइसोसोम बनाने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है, ये बात अपने लाइसोसोम में भी की है। और लाइसोसोम की तरह की एक और संरचना, बड़ी संरचना जो स्पर्म में पाई जाती है, स्पर्म के हेड के भी आगे वाले भाग में पाई जाती है, जो अंडे में अंडे की मेम्ब्रेन को भेद कर और स्पर्म की एंट्री के लिए रास्ता बनाती है, उसको अपन एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। फिर नेक्स्ट है न्यूरोसिक्रेशन, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा स्राव न्यूरोसिक्रेशन कहलाता है और उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का योगदान है। नेक्स्ट है ऊसाइट, अंडाणु बनता है उस समय उसमें भ्रूण के लिए बहुत सारा यौक बनता है और इस यौक का निर्माण इसके अंदर प्रोटीन के साथ में जैसे कार्बोहाइड्रेट जोड़े जाते हैं, तो यौक के निर्माण में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अहम रोल है। और इसी तरह से ऊसाइट में खास तरह की ग्रेन्यूल्स बनती हैं, वेसिकल्स बनती हैं, छोटी हैं वो इसलिए ग्रेन्यूल्स कहते हैं उनको, जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, इकाई कला से घिरी हुई हैं, और इनके द्वारा एक स्पर्म के प्रवेश के बाद में प्लाज्मा कला के ऊपर एक और मेम्ब्रेन बना दी जाती है जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके कारण दूसरा स्पर्म अब इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, और दूसरा स्पर्म प्रवेश कर जाएगा तो ये भ्रूण बेकार हो जाएगा। इसलिए पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जो ग्रेन्यूल बने उनको अपन कोर्टिकल ग्रेन्यूल कहते हैं, बलकुट कणिकाएं कहते हैं, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इस प्रकार गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मेन फंक्शंस अपन ने पूरे कर लिए हैं। इस प्रकार अपन ने इस वीडियो में गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है इसको समझा है। क्या डिफरेंस है दूसरे कोशिकांगों में और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, यानी यहाँ पर कौन सी विशेष क्रियाएं होती हैं, इसको स्राव का अंग क्यों कहते हैं। अब अंत में एक बात फिर दोहरा दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।